हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गिलानी के मौत की पहली बरसी पर पाकिस्तान का कश्मीर राग भारतीय राजनयिक को किया है तलब। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के दोस्त ने सबसे हाईटेक मिसाइल का किया सीक्रेट परीक्षण, चीन जैसे दुश्मन हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां पर सबसे खराब प्रधानमंत्री की लिस्ट में टॉप पर है बोरिस जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर कौन है सबसे अच्छे पीएम की रेस में नंबर 1 पर दोस्तों। और साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, अब करोड़ों ग्राहकों को मिलेंगी एक खास सुविधाएं। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां गिलानी के मौत की पहली बरसी पर पाकिस्तान का कश्मीर राग भारतीय राजनयिक को किया है तलब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की पहली बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है दोस्तों। पाकिस्तान ने इस मौके पर कश्मीर कार्ड को खेलते हुए भारतीय राजनयिक को तलब कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने भी गिलानी के गुणों का बखान करते हुए कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का जिक्र किया है। सैयद अली शाह गिलानी की मौत पिछले साल 1 सितंबर को श्रीनगर के हैदरपोरा में हुई थी दोस्तों। उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो गिलानी की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की थी। आपको बता दें पाकिस्तानी सेना ने सैयद अली शाह गिलानी की पहली बरसी पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान बहादुर सैयद अली शाह गिलानी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पाकिस्तानी सेना ने गिलानी को कश्मीर में प्रतिरोध का बड़ा चेहरा बताया दोस्तों। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने झूठ बोलते हुए भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने और उत्पीड़न के मनगढ़ंत आरोप भी लगाए। ट्वीट के अंत में यूएन वाला राग अलापते हुए सेना ने कहा कि कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए उनका जीवन आजीवन संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा। यानी कि दोस्तों इस बयानबाजी के बाद में भारतीय राजनयिक तक को तलब कर लिया गया है दोस्तों। ऐसे में गिलानी के मौत की पहली बरसी पर पाकिस्तान का कश्मीरी राग अलापना दोस्तों, आपका क्या राय होगा इसमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और कश्मीर हमारा था, है और रहेगा जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत ने यूएन में पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा, तुरंत कार्रवाई की उठाई है मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत ने वैश्विक समुदायों से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान पर नजर रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खतरों पर बोलते हुए भारतीय राजनयिक राजेश परिहार ने कहा कि ये उचित समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे देशों पाकिस्तान को बुलाए और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी, विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, बिना किसी और देरी के कार्रवाई करने के लिए कहे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह जैसे लश्कर, जेएम और हिजबुल भारत में नागरिकों, सुरक्षा बलों, पूजा स्थलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए सीमा पार से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इन समूहों द्वारा भारत के सामने पेश किए गए खतरों को हाल ही में 1988 की समिति को विश्लेषणात्मक समर्थन और प्रतिबंध निगरानी टीम की 13वीं रिपोर्ट में भी उजागर किया गया है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत के दोस्त ने सबसे हाईटेक मिसाइल का किया सीक्रेट परीक्षण, चीन जैसे दुश्मन हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अब सिर्फ वही देश ताकतवर माने जाते हैं जिनके पास हाईटेक हथियार हों। इस वजह से सभी देश अत्याधुनिक तकनीकी विकसित करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत के करीबी देश अमेरिका को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दोस्तों, जहां उसने अपनी एक हाईटेक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण किया है, जिसकी खबर सामने आते ही चीन समेत कई दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है। जी हाँ, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसकी वायुसेना ने एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और इस परीक्षण की जानकारी एकदम गुप्त रखी गई है दोस्तों, यानी प्राइवेट रखी गई है। जब यह पूरी तरह से सफल रही तो उसके बारे में कुछ जानकारियां सामने आएंगी। और इस मिसाइल का नाम जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी एक्सटेंडेड रेंज बोले तो JSMER है दोस्तों, जिसे दुनिया की सबसे हाईटेक मिसाइलों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत के इस दोस्त अमेरिका को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा,
सफल परीक्षण होने के लिए। अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टकराव ने नींद उड़ा दी आसियान की। जी हां दोस्तों, ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये देश इस क्षेत्र के अमेरिका और चीन के बीच टकराव का स्थल बनने को लेकर गहरी आशंका में है। दोस्तों, ताइवान को लेकर टकराव पिछले महीने के आरंभ में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से बढ़ता चला गया है। विश्लेषकों के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में एक खेमा अभी भी ऐसा है दोस्तों जिसकी राय में इस टकराव के असर को काबू में रखना संभव है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय में राजकोषीय नीति एजेंसी के प्रमुख फेब्रियो काकारिबू ने कहा है कि ताइवान संकट का वित्तीय सीमित प्रभाव ही होगा, लेकिन कई कुछ दूसरे नेताओं ने युद्ध के गंभीर परिणामों की भी चेतावनी दी है। दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की जहां पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की जल्दी में नहीं है अपना भारत। शहबाज शरीफ के पाले में डाल दी गेंद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ के बाद हालात बिल्कुल बदतर हो जा रहे हैं। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क का 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में आप सभी जानते हैं। 1100 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए सहायता की अपील की है। दोस्तों, इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को फिर से शुरू करने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी इस बात का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, लेकिन आज जो बड़ी खबर है इसको लेकर कि भारत का मानना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच व्यापार को फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने साल 2019 में भारत के साथ एक तरफा व्यापारिक संबंध तोड़ा था। उन्होंने कहा कि भारत ने भी अभी तक पड़ोसी देश में विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर पाकिस्तान को सहायता देने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन भारतीय क्षेत्र के जरिए शिपिंग सहायता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुरोधों पर विचार अवश्य करेंगे। दरअसल पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि इस्लामाबाद भारत से सब्जी और खाद्य पदार्थों के आयात पर विचार कर सकती है ताकि बाढ़ के कारण होने वाले संकट से निपटा जा सके। देश में बाढ़ की वजह से करीब 33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों भारत के इस एक्शन का क्या आप समर्थन करेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और भारत ने पूरे तरीके से गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में यानी शहबाज शरीफ के पाले में डाल दिया है दोस्तों, और भारत का भी कोई भी व्यापार पाकिस्तान के साथ करने का मन बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जहां चुन चुन कर मारे जा रहे हैं पुतिन के करीबी। अब रशिया ऑयल किंग की अस्पताल की खिड़की से गिरने से मौत। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल की खिड़की से गिरकर रूसी तेल कंपनी के प्रमुख की मौत हो गई है दोस्तों, जिसने पुतिन से कहा था कि यूक्रेन युद्ध खत्म करो। आपको बता दें, रूस की लुकोइल तेल कंपनी के चेयरमैन रवील मगनोव की मॉस्को में एक अस्पताल की खिड़की से गिरने से मौत हो गई है। कंपनी ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन केवल इतना कहा कि 67 वर्षीय मगनोव का गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया था। रूसी मीडिया ने कहा है कि उनका मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनकी मौत हो गई। रवील मगनोव को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफी खास माना जाता था। उनकी मौत ने पुतिन के करीबियों में दहशत फैला दी है। रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों की शामत आई हुई है दोस्तों। पहले तो अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने पुतिन के करीबियों की संपत्तियां जब्त की और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब रशिया में पुतिन के करीबियों के अलग अलग दुर्घटनाओं में मरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि इन मौतों का रशिया यूक्रेन युद्ध से कोई संबंध हो सकता है। बात करें दोस्तों अगली और बड़ी खबर की, जहां पर 3 साल बाद भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। अजमेर शरीफ भी जाएंगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी दोस्तों। विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को दी गई जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर से 8 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। बांग्लादेश की पीएम अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी दोस्तों। अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही हसीना के अजमेर शरीफ जाने की भी संभावना है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हसीना की भारत यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की पीएम की यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत
मजबूत करेगी, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों और आपसी विश्वास और समझ पर आधारित है। वो आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत आई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में होने जा रही है जब वैश्विक आर्थिक संकट के कारण ढाका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटेन में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा और सबसे बुरा प्रधानमंत्री कौन रहा। दोस्तों सबसे खराब प्रधानमंत्री की लिस्ट में शीर्ष पर यानी टॉप पर बोरिस जॉनसन का नाम है। तो सबसे अच्छा पीएम का नाम क्या है दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन देश के सबसे खराब प्रधानमंत्रियों में शीर्ष पर है। दोस्तों मल्टीनेशनल बाजार अनुसंधान और परामर्श फर्म एप्सोस ने अपने ताजा सर्वेक्षण के बाद ये दावा किया है। दोस्तों ये सर्वेक्षण तब सामने आया है जब बोरिस जॉनसन का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। एप्सोस के सर्वे में बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री के रूप में सबसे खराब काम करने वाले नेताओं में सबसे पहला नंबर मिला है। दोस्तों 1945 के युद्ध के बाद के ब्रिटिश नेताओं के प्रदर्शन पर किए गए एप्सोस के सर्वे में बोरिस जॉनसन को लगभग 49% ब्रिटिश जनता ने खराब पीएम बताया है। तो वहीं 41% जनता ने कहा है कि पूर्व पीएम थेरेसा मे को खराब पीएम बताया। दोस्तों ऐसे में आपके मन में पक्का ये सवाल होगा कि सबसे अच्छा पीएम कौन रहा है फिर ब्रिटेन का। तो आपको बता दें 1945 के युद्ध के बाद देश के सबसे अच्छे पीएम के रूप में 62% जनता ने विंस्टन चर्चिल को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बताया है। इन लोगों ने कहा है कि युद्ध के समय के नेता ने अच्छा काम किया था। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर अब पाकिस्तान पर टूटेगा पुतिन का कहर, इस बात से भड़क सकते हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरुआत हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन इसलिए टिका हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई धमकियों के बावजूद अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों के साथ तुर्की जैसे देश भी यूक्रेन के मददगार बने हुए हैं। वार जोन की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस जंग में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, इसलिए ये खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। दोस्तों अब बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन की तोपें जिस तरह बड़ी तेजी से रूसी सैनिकों के ऊपर आग उगल रही है, उसकी सप्लाई पाकिस्तान से हुई है। दोस्तों पाकिस्तान की आर्म्ड फैक्ट्री में बने गोले ब्रिटेन के मालवाहक विमान से यूक्रेन भेजे गए हैं। दोस्तों इस बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में बने तोप के गोले यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर दाग रहे हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ये खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान कई महीनों से ब्रिटिश मालवाहक विमानों की मदद से यूक्रेन को मेड इन पाकिस्तान गोला बारूद और हथियार भेज रहा है। अब इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे जिसमें पाकिस्तान की ये कोडिंग है। दोस्तों दरअसल जाने या अनजाने में यूक्रेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने हथियारों का खुलासा कर ही दिया, जिससे पाकिस्तान की ये चोरी पकड़ी गई है। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान अब रशिया के नजरों पर चढ़ चुका है। दोस्तों अब तक पाकिस्तान अपने आप को अच्छे बनने की कोशिश कर रहा था दोस्तों रूस के सामने, लेकिन दोस्तों आज के बाद से अब रशिया के नजरों पर चढ़ गया है पाकिस्तान। ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर शनिवार को देश वापस लौट सकते हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे। करीबी सूत्र ने दी है जानकारी। आपको बता दें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जल्द ही कोलंबो लौट सकते हैं। दोस्तों देश में जबरदस्त आर्थिक व सियासी संकट व उनके खिलाफ भड़के विद्रोह के बीच वे जुलाई में देश छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शनिवार को थाईलैंड से स्वदेश लौट सकते हैं। दोस्तों डेली मिरर ने राजपक्षे के करीबी रशिया में श्रीलंका के पूर्व राजदूत उदयंगा वीरातुंगा के हवाले से ये खबर दी है। एक और खबर की बात करें, जहां पर केरल में प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए बारिश में भी खड़े रहे लोग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को केरल में थे, जहां उन्होंने आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र में प्रार्थना की। खास बात दोस्तों यह है कि बारिश में ही पीएम मोदी जी को देखने के लिए उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। जी हां दोस्तों, केरल की 2 दिनों की यात्रा पर पीएम मोदी जी की कलाड़ी स्थित मंदिर के पदाधिकारियों ने आगवानी की, जहां प्रधानमंत्री ने 45 मिनट बिताए और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी जी ने मंदिर में भी प्रार्थना की। ऐसे में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक बारिश में भी खड़े होकर दोस्तों पीएम मोदी जी के लिए हाथ हिला रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इन समर्थकों
लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चिनूक हेलीकॉप्टरों में आग का अंदेशा, अमेरिकी सेना ने रोकी उड़ाने, भारत ने मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सेना ने अपने सारे चिनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। इनके इंजन में आग लगने के अंदेशों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इधर भारत में उन CH-47 हेलीकॉप्टरों का वायुसेना अब भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में पाबंदी को लेकर वायुसेना ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना के फैसले के बाद भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि मामले की पड़ताल की जा रही है। अमेरिकी सेना के आदेश की जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना की मटेरियल कमांड ने 70 से अधिक हेलीकॉप्टरों का निरीक्षण करते हुए इसके बेड़े की उड़ानें रोकने का फैसला किया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां क्या यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है रशिया। यूरोपीय संघ के इस फैसले से लोगों में बढ़ने लगा है डर। जी हां दोस्तों, पिछले 6 महीने से यूक्रेन के खिलाफ हमले कर रहा है रशिया। क्या अब परमाणु बम दाग कर इस युद्ध का अंत करना चाहता है? यूरोपीय संघ ने परमाणु रेडिएशन से बचाने के लिए यूक्रेन को पोटेशियम आयोडाइड की 55 लाख गोलियां भेजने की घोषणा की है। इनमें से 5 लाख डोज ऑस्ट्रेलिया और 50 लाख यूरोपीय संघ दे रहा है। दोस्तों, इन गोलियों की कीमत करीब 5 लाख यूरो यानी लगभग 4 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यूरोपीय संघ ये गोलियां यूक्रेन को फ्री में दे रहा है। उनकी इस घोषणा से यूरोप में रशिया के इरादों को लेकर घबराहट बढ़नी शुरू हो गई है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक रशिया ने जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन के जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और इस पर अभी भी रूसी सेना का नियंत्रण बना हुआ है। दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट से सामने आ गया चीन का क्रूर चेहरा। दुनिया में उठी ड्रैगन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, दुनिया पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा चीन अब मानवाधिकारों के मुद्दे पर घिरने लगा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अपनी हालिया रिपोर्ट में शिनजियांग में जारी चीन के एक्शन को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। दोस्तों, गुरुवार को यूएन की ये रिपोर्ट सामने आते ही विदेश में छिपकर जीवन बिता रहे वीगर मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो महज एक शुरुआत है। उम्मीद है कि चीन को किए की सजा भी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, जिनेवा में निर्वासित जीवन बिता रही जुमेरत दाऊद ने जब सुना कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया है, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे बात करते हुए अतीत के उन दिनों में चले गए जब चीन के अधिकारियों ने उनके परिवार समेत सैकड़ों विगर मुसलमानों को हिरासत में रखा था। उस हिरासत में की गई मारपीट से उनके पिता की मौत हो गई थी। दोस्तों, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिस प्रकार से चीन दोषी पाया गया है, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये दोषी कुछ समय पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, दोस्तों इतना देर नहीं लगाना चाहिए था, तो अपनी बात जरूर रखिएगा कमेंट में। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर आज भारत हटाएगा गुलामी की आखिरी निशानी। पीएम मोदी जी नौसेना के ध्वज से हटाएंगे सेंट जॉर्ज क्रॉस। जी हां, आज यानी 2 सितंबर भारत के लिए काफी ज्यादा अहम और ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिटिश हुकूमत की आखिरी निशानी को भी हटा देंगे। 2 सितंबर यानी आज भारतीय नौसेना को एक नया नौसेना ध्वज यानी निशान मिलेगा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को इंडियन नेवी को समर्पित करने के बाद कोच्चि में करेंगे। अब तक इंडियन नेवी के ध्वज पर सेंट जॉर्ज क्रॉस का झंडा लगा होता था, लेकिन आज के बाद वो झंडा हमेशा के लिए हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इससे खुश हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा आप लोग। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां डी कंपनी पर NIA का शिकंजा। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख और छोटा शकील पर रखा 20 लाख का इनाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने डी कंपनी पर शिकंजा कसते हुए 90 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम रखने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गैंगस्टर छोटा शकील पर भी 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दाऊद के अन्य सदस्यों पर भी इनाम की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर राहत भरी खबर है। दुनिया भर में घट रहा है कोरोना वायरस के मामले, मौतों का कुछ ऐसा है आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO ने बुधवार को कहा है कि दुनिया भर में सर्वत्र कोरोना वायरस के नए मामले और इस संक्रमण से होने वाली मौतें लगातार कम हो रही हैं, जो एक स्वागत योग्य गिरावट है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने मीडिया के सामने कहा कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के 45 लाख नए मामले सामने आए, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 16% कम है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के बाद फिर हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 23 मंत्री लेंगे शपथ। जी हां
दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार का दूसरा चरण जल्दी होने वाला है। ये मंत्रिमंडल विस्तार गणेश उत्सव के बाद तुरंत होने की संभावना है। अब तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद 18 मंत्रियों ने शपथ ली है। दूसरे चरण में 23 मंत्रियों ने शपथ लेने के लिए रुके हुए हैं दोस्तों, यानी लेने वाले हैं। ये जानकारी बीजेपी नेता और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी है दोस्तों। इन 23 मंत्रियों में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और निर्दलीय विधायक शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार की स्थापना के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। एक और खबर की बात करें जहां पर शिवपाल यादव ने पूर्व सांसद डीपी यादव के साथ मिलकर शुरू किया यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक शिवपाल यादव ने गुरुवार को यादव समुदाय के लिए एक नए संगठन के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह संगठन सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा। शिवपाल यादव ने कहा कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन किसी राजनीतिक दल के लिए या उसके खिलाफ नहीं था। शिवपाल यादव यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के संरक्षण होंगे, तो वहीं संभल के पूर्व सांसद डीपी यादव इसके अध्यक्ष हैं, जबकि लेखक विश्वात्मा मिशन के संस्थापक सदस्य हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर विकास का काम मोदी का नाम और गुजरात में विपक्ष का काम तमाम। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत के कशीदे पढ़ने वालों में कांग्रेसियों की कोई कमी नहीं है। खासकर गुजरात में तो जितने कांग्रेसी उनके विरोध में हैं, उससे कई गुना ज्यादा मोदी जी के मुरीद हैं दोस्तों। इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव से इन पहले अपने गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जी को खुलकर खेलने का मैदान मिल गया। कांग्रेस का कोई भी नेता मोदी जी के दौरे पर कुछ भी नहीं बोला, और अगर कोई बोला भी होगा तो किसी ने सुना नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस मामले में मोदी जी का कोई सानी नहीं है कि जिस बात को वो सीधे लोगों के दिलों में दर्ज करना चाहते हैं, उससे पूरी होशियारी के साथ सही तरीके से दर्ज कर जाते हैं। एक दौर था जब गुजरात को दंगों के नाम पर देश और दुनिया में बहुत बदनाम करके मोदी को किनारे करने की कोशिश की गई थी। फिर भी उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए मोदी जी ने पिछले चुनाव में विकास के गुजरात मॉडल को इस तरह से पेश किया कि वही मॉडल उनकी चुनावी जीत का साधन बन गया, और इस बार भी मोदी जी उसी राह पर हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको गुजरात चुनाव को लेकर? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री किसान योजना पर कृषि मंत्री तोमर ने की अहम बैठक दिए ये निर्देश। जी हां, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी तरह एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान तोमर ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को भी कहा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब करोड़ों ग्राहकों को मिलेंगी खास सुविधाएं। जी हां दोस्तों, देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी डीलर से राशन लेते हैं तो अब आपको कई खास सुविधाएं मिलेंगी। यूपी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर खास ऐलान कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 80,000 डीलर्स की दुकानों को CAC के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया है, जिसके बाद ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद से कार्ड धारकों और डीलर दोनों को ही फायदा मिलेगा। कार्ड धारकों को अपने घर के पास में ही राशन से जुड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी कांटेदारों को 20 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने का फैसला कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले का सीधा फायदा किसानों और गाँव में रहने वाले लोगों को मिलेगा। वो अपने नजदीकी CAC में जाकर सरकारी सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे ही दिया है। दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।